अस्सलाम वालेकुम। अज़लों बाद अली अनसेंसर्ड के एपिसोड में आपका स्वागत। और आपको पता है कि कुछ अरसे से मैं अली अनसेंसर्ड अकेले नहीं कर रहा, तो आज मेरे साथ हैं लेजेंडरी तलहा डार समवट सुपर। अगर आप नहीं जानते तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। और इस होपफुली इस एपिसोड में मैं कम बोलूँगा और तलहा ज़्यादा बोलेंगे। ये करने का मकसद ये था कि हम बड़े पुराने दोस्त हैं और हम म्यूज़िक भी इकट्ठे करते रहे हैं। और बीच में मुझे तलहा ने क्रिप्टो की कहानी सुनाई। और वो एक तो क्रिप्टो वो है ना कि जो सब कर रहे हैं आजकल, मतलब वो फैशन में है। वो ना हमें पता होता है कि किसी भी करेंसी का क्या लैंडमार्क्स हैं, क्या गोल्स हैं, किसने क्या अचीव किया किसने नहीं किया। बस वो एक फॉरवर्डेड मैसेज आता है किसी दोस्त का कि फ़लानी शहर ले लो, तो वो असी ले लेने हैं, तो वो ऊपर भी चली जाती है नीचे भी आ जाती है। लेकिन तलहा जो है वो किसी और मार पे था बहुत अरसे से, अभी भी है। और तलहा ने मुझे समझाने की कोशिश की एक से ज़्यादा नशिस्तों में, और मैं यही समझता रहा कि इसको भी समझ नहीं है इसलिए मुझे भी समझ नहीं आ रही। लेकिन परसों जब हम बैठे हैं तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, उसको है समझ। सिर्फ मुझे ही समझ नहीं आ रही थी। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे समझ आए या ना आए। लेकिन हुआ ये कि ये बात समझाने की तलहा ने बहुत सारे हुकूमती ओहदेदारों को भी कोशिश की, और उन्होंने तो खैर समझने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वो उनका एक स्टैंडर्ड जवाब था कि आप जो कह रहे हैं ना ये ठीक है या गलत है, इसको परखने के लिए हमारे पास बंदा ही कोई नहीं, तो इसलिए इस बारे में कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब ना थोड़ी सी ये तफसीली गुफ्तगू होगी, और उसकी वजह ये है कि फिर वही बात, आपको ना पसंद आए आप कभी भी क्विट करके बंद करके आप टिप टिप बरसा पानी देखें। लेकिन ये है कि कोशिश ये है कि अगर कोई एंड तक चला जाए तो उसको उतनी समझ आ जाए जितनी मुझे 6-7 नशिस्तों में समझ आई थी। तो तलहा, मैं तो ऑनेस्टली जब भी तुमने ये बात की ना कि हम कुछ क्रिप्टो में, मतलब वो जब तुमने कहा कि हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी करेंसी को नुकसान ना हो, पाकिस्तानी करेंसी में लोग डील कर लें, तो मेरा हमेशा से ख्याल यही था कि तुम एक एक्सचेंज खोलना चाहते हो। और एक्सचेंज तो फिर वही बात है कि तुम किसी को अगर पाकिस्तानी रुपयों के अगेंस्ट यूएसडीटी दे दोगे और उसके बाद वो यूएसडीटी पे ट्रांजैक्शंस करेंगे, और बात तो फिर वो ये ले तो वो डॉलर ही रहे हैं। तो मुझे ये था कि ये तो हुकूमत कभी भी नहीं मानेगी, तो पता नहीं तुम क्यों दीवारों में टकरे मार रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। क्या है? ओके, सो जो एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज तो एक मीडियम होता है, प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाकर क्रिप्टो खरीद सकते हो। बट मेरी जो कंपनी है सिक्का, उसका हमारा गोल ये है कि वो लोगों को फैसिलिटेट करे एक्सचेंज पे जाके, ताकि वो एक्सचेंज पे जाके यूएसडीटी ना खरीदें बल्कि वो पाकिस्तानी रुपये का एक करेंसी खरीदें, जिससे वो पाकिस्तानी इकॉनमी में एटलीस्ट अपने डिजिटल एसेट्स को रोम अराउंड कर सकें, या बाहर से जिसने खरीदना पाकिस्तानी रुपये में वो खरीद सके। तो मकसद ये है कि वो जो अभी स्टेप ऐसे चलता है कि आपने क्रिप्टो अगर खरीदनी है तो आप कोई बंदा ढूंढते हो, तो आप कहते हो यार आपने मुझे डिजिटल एसेट्स चाहिए, वो कहता है अच्छा ठीक है मुझे आप यूएसडीटी मेरे से लो, और आप कहते हो अच्छा ठीक है किस रेट पे लो। अब वो किस रेट कैसे डिसाइड हो रहा है आपका, क्योंकि वो आप फॉर एग्जांपल वो यूएसडीटी कहती है कि जी मैं पैग हुई में एक यूएसडी इज इक्वल टू यूएसडीटी, तो वो तो अगर 173 का चल रहा है तो आप यूएसडीटी जब लेने जाओगे तो वो आपको 185 का देगा या 190 का देगा। सो ये जो एक 15-20 रुपए की जो गैप है, इस गैप को बेसिकली हम फिल करना चाह रहे हैं, ताकि अगर कोई क्रिप्टो खरीदना चाहे पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो एक रुपये जब वो 5,000 हमसे ले तो उसका रेट 5,000 रुपये ही उसको मिल रहा हो, रादर के हम कहेंगे नहीं 1 रुपया के इज इक्वल टू 2 रुपये। ये चीज़ बेसिकली हम खत्म करना चाह रहे हैं। और ये कैसे होगी? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा क्रिप्टो से। तो क्रिप्टो से अगर आप पीछे जाएंगे तो ब्लॉक चेन्स बनानी पड़ती हैं आपको। आराम से एक्सप्लेन करो, किसी को कोई जल्दी नहीं है। नहीं कोई नहीं। सो आप ब्लॉक चेन्स एक सॉफ्टवेयर है, वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। चलिए हम ब्लॉक चेन से नहीं समझाते। ब्लॉक चेन एक टोकन इंजन है, सही है। अगर आप उसको टोकन इंजन, आप आर्केड में जाते हैं, आप एक टोकन खरीदते हैं और आप फिर आर्केड के अंदर घुस जाते हैं और फिर आप वो टोकन जब डालते हैं तो वो चीज़ चलती है। तो आप समझ सकते हैं कि हम भी ब्लॉक चेन के थ्रू पाकिस्तानी टोकन इंजन बना चुके हैं। बस हमने उसको फॉर्मली उसको कह सकते हैं कि ऑडियंस के अंदर रन करना है, जिसके लिए हम आगे पीछे भाग रहे हैं। कभी SECP के पास जा रहे हैं, कभी किसके पास जा रहे हैं, कभी किसी लॉयर से मिल रहे हैं। तो हर तरफ से हमारा बंदा कह रहा है यार, जैसे ही उससे आप क्रिप्टो की बात करो कहता है कि हैंड्स अप, मुझे ये पहली बात समझ नहीं आ रही और जो आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता, आपको पता आप गलत कह रहे हो।
अभी नहीं कुछ हो सकता। तो वो टोकन इंजन बेसिकली सिस्टम होता है जिसके अंदर आप ये काफ़ी आपके सामने नहीं हो रहा होता, तो लोगों को इस वजह से ये लगता है कि यार ये गलत है, सही नहीं है। बट जिनको कंप्यूटर्स की नो हाउ है, जिनको सॉफ्टवेयर की नो है, वो एग्जैक्टली बल्कि वो सोल्ड है इस चीज़ के ऊपर, क्रिप्टो उनके पास है, डिजिटल एसेट्स उनके पास हैं। तो फॉर एग्जांपल हम एक टोकन इंजन बनाते हैं जिसमें हम 6 लाख टोकन्स बनाते हैं, और हम आप अली भाई आते हैं और आप कहते हैं यार मुझे 100 टोकन्स चाहिए। अब स्टेप्स हैं ये, आप 100 टोकन आप ले लोगे मेरे से, लेकिन आप वो 100 टोकन यूज कहाँ करोगे एग्जैक्टली। तो आपको अगर मैं यूज कहाँ कर सकता हूँ, तो आप सिमिलर केस देखें तो यूएसडीटी जब शुरू में यूज हुआ था तो वो कहाँ यूज हो रहा था, कहीं नहीं यूज हो रहा था। सो उन्होंने फिर अपनी एक्सचेंजेस बनाई जहाँ पे वो फिर सिंगापुरियन बेसिकली कंपनी है जो यूएसडीटी को संभालती है सारी। उन्होंने फिर बाइनेंस के ऊपर डाला, फिर उन्होंने कॉइन बेस के ऊपर डाला, और बहुत ज़्यादा बिटेक्स हैं, ओके एक्स है, बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर डाला। सो सिमिलरली आप भी हम कह सकते हैं कि हम अपनी जो टोकन इंजन का जो टोकन बनाएंगे हम उसको बाइनेंस पे डालेंगे, कॉइन बेस पे डालेंगे, और हम उनके साथ पार्टनरशिप्स करेंगे जाके वो डील रादर देन वो आपके साथ डील कर रहे हो, वो एक एज हमारे साथ कंपनी एज अ डील कर रहे हो, जहाँ पे हम अपनी टोकन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और हम उस टोकन के अंदर जो हमारी हुकूमत का जो कंप्लेन है कि मनी लॉन्ड्रिंग होती है और जो टेरर फाइनेंसिंग होती है, तो रादर के आप एक इंडिविजुअल को आप पकड़ोगे कि यार ऐसे ऐसे ना करो, बट आप एक अथॉरिटी या एक ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करते हो कि यार जो भी होगा ना हम दोबारा से पूछेंगे। तो फिर हम लायबल हैं कि हमने फिर उसके अंदर केवाईसी कैसे करनी है और केवाईबी कैसे करनी है। बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स हैं जिसके अंदर हम बात करके सिर्फ, क्योंकि वो टेक्निकल डिटेल्स हैं तो उसके अंदर हम मुझे नहीं पता कि हम कैसे लेके जाना चाहते हैं। ठीक है। और ये जो है मतलब फिर वही बात कि जब हम डॉलर के थ्रू एक्सचेंज नहीं कर रहे होंगे तो जो एक हुकूमत का ये वाला भी बहुत ज़्यादा मसला है कि जी हम यहाँ से डॉलर बाहर जा रहा है, सही है, वो भी इससे कम हो जाएगा। ऑफ कोर्स, बल्कि कम क्या हो जाएगा, बल्कि बिल्कुल ही आप एलिमिनेट कर सकते हैं इस चीज़ के अंदर के, कॉज वो एक ऑलरेडी आप अभी आप जब जाते हैं तो आपके पास और भी ऑप्शन नहीं है, आप सिर्फ यूएसडीटी खरीद सकते हैं, राइट। और आपके पास कोई और तरीका नहीं जिसके अंदर आप कहोगे मैं डिजिटल एसेट। हाँ, अगर आप वियतनाम में बैठे हो तो उन्होंने अपनी करेंसी निकाल दी वीएनडीसी के नाम से, तो आप वहाँ जाके आपके पास ऑप्शन है कि यार यूएसडी2 लूँ या मैं वीएनडीसी लूँ। चाइना ने अपने सीबीडीसी निकाल दिया, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निकाल दिया, और उन्होंने ब्लॉक। इसके अंदर एक और भी तरीका होता है कि परमिशन ब्लॉकचेन होती है। परमिशन ब्लॉकचेन में ये होती है कि हम उस ब्लॉकचेन के अंदर कुछ ऐसे रूल सेट कर लेते हैं कि इस आईपी के बाहर कोई बंदा डील नहीं कर सकता, जो कि सिमिलर सीबीडीसी कर रहा है कि वो चाइनीज आईपीज के बाहर कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता, तो वो इंटरनली चला रहे हैं। इसी तरह अभी पाकिस्तान के अंदर हमारा भी प्लान यही है कि हम अपने यूजर्स को यूएसडीटी की ऑल्टरनेटिव दें, जो कि हमने अभी डिसाइड किया, उसका नाम PKRC है, पाकिस्तान रुपी कॉइन है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही कर सकते हैं, बट अगर हुकूमत फ्रेमवर्क लीगल करती है तो मतलब एंडलेस, मतलब अगर फॉर एग्जांपल शॉपाई वाले ने अगर ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करनी है तो उसके पास भी PKRC होने चाहिए इसके अगेंस्ट, ताकि वो उसको रिडीम कर सके, उसको यूज़ कर सके या किसी तरह भी यूज़ कर सके। एक पूरा इकोसिस्टम है जो कि आपको इसके इर्द गिर्द बिल्ड करना चाहते हैं। हमारा गोल यही कि अगले 2-3 सालों में हम इकोसिस्टम बेशक बिल्ड ना करें, बट हम टूवर्ड्स उस तरफ जा रहे हो कि हम बिल्ड करना शुरू करते हैं। अच्छा, ये चीज़ कितनी ख़तरनाक है जो इस वक्त हो रही है कि हम एक ग्रे से एरिया में हैं, ना क्रिप्टो करेंसी बैंड है ना उसकी इजाज़त है। वही बात, आप बाइनेंस इंस्टॉल कर लेते हो, क्यू कॉइन इंस्टॉल करो तो लिखा आ जाता है कि आप तो FATF के अंडर हो, तो हम आपको नहीं कर सकते। अब इस किस्म के जो मामलात हैं, कल को अगर ये बंद हो जाता है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितने लोग पाकिस्तान में कर रहे हैं क्रिप्टो में डील और कितना पैसा उसमें इन्वेस्टेड है, पर मेरा अंदाजा है कि $1 बिलियन से ऊपर ही होगा। बिल्कुल, अभी ये रिसेंटली रिपोर्ट आई है, चेन एनालिसिस एक कंपनी है ग्लोबल जो कि ब्लॉकचेन एनालिसिस करती है। ब्लॉकचेन एनालिसिस का उसने निकाला है कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट 5% लोग पाकिस्तान में डिजिटल एसेट्स ओन करते हैं, जिसकी वर्थ अराउंड $1.5 बिलियन है। और लास्ट ईयर जो उन्होंने जो निकाली है, पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो की ग्रोथ 700% हुई है। ये रीजन हमें इस वजह से नहीं पता, बिकॉज हमारे पास कोई ब्लॉकचेन नहीं है, जो हम जिसकी ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं वो हमारे पास है ही नहीं। ब्लॉकचेन एक कंप्यूटर है ना, तो वो कंप्यूटर पाकिस्तान में नहीं है लेकिन आप यूज कर रहे हो, तो आपको डाटा भी नहीं आ रहा, उसका एनालिसिस भी नहीं आ रहा। प्रॉब्ली रीजंस ये हैं कि हमारी जो हम लोग बहुत अनअवेयर हैं स्टैटिस्टिकली, उसकी वजह से कि हमारे पास वो सर्वर्स ही नहीं हमने अपने बनाए हुए। और क्योंकि हम अनअवेयर हैं तो फिर शायद मनी लॉन्ड्रिंग इस वजह से हो भी रही हो। बिल्कुल हो रही होगी, लेकिन बात है कि वो क्रिप्टो से पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी,
उससे पहले भी टेरर फाइनेंसिंग हो रही थी पाकिस्तान के अंदर। तो अगर पिछले 20 साल में जिसमें वो पाकिस्तान जिसके अंदर आप बड़े हुए या मैं बड़े हुए उसके अंदर क्रिप्टो तो नहीं था, लेकिन सबसे वर्स्ट टेररिज्म का हमने टाइम देखा उसके अंदर। तो वो आप उस चीज़ पे तो नहीं कह सकते कि वो उसमें हो रही है नहीं हो रही। अगर हो भी रही है तो बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप कार्व आउट कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने आपसे क्रिप्टो या डिजिटल एसेट्स खरीदे हैं 5 लाख रुपए के, तो आप उसके ऊपर बड़े आराम से चेक्स लगा सकते हो कि यार आप डेली ट्रेड इतनी नहीं कर सकते, आप डेली विड्रॉल इतना नहीं कर सकते। थाउजेंड्स ऑफ चेक्स हैं जो कि आप लगा सकते हो। सिर्फ ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम इस तरफ ध्यान दें ताकि हम इसको ग्रो कर सकें। और असल बुनियादी चीज़ तो ये है कि अगर ये रेगुलेटेड हो, पाकिस्तान में बैठ के कंपनी कर रही हो, उसके ऊपर हुकूमत का चेक हो, तो फिर तो इसको बिल्कुल एलिमिनेट किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। और ये देखिए ये ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप ऐसे नहीं हो सकता कि आपने कंपनी बना ली और 15 लोग बिठा लिए और आपने क्रिप्टो का काम शुरू कर दिया, बल्कि ये ऐसा ही है कि आपने 3 लोग बिठाए और आपने सॉलिड कंप्यूटिंग पावर वाले कंप्यूटर्स बनाए जो कि मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस आपके लिए चेक कर रहे होते हैं। तो आप ब्लॉकचेन का मकसद ये है कि वो ट्रांसपेरेंट हो। तो मतलब हमारा गोल भी यही है कि रादर की हुकूमत हमें हर हफ्ते फ़ोन करके कहे या 2 हफ्ते फ़ोन 2 महीने बाद के जी बताओ क्या बना, हम ऑनलाइन पोर्टल्स बना देंगे और जहाँ पे ऑनलाइन खुद एक्सेस कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कितनी क्रिप्टो ट्रेड हुई है, कितनी ट्रेड से मुराद ये नहीं कि एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग हुई है, बट ट्रेड से मुराद ये कितने कितने लोगों ने बाय किया, कितने लोगों ने सेल किया, कितने किसने कितना वॉलेट में किसको भेजा, किसके वॉलेट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, किसके पास क्या पड़ा है। इट्स ऑल ट्रांसपेरेंट। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर और आप अच्छा, हुकूमत को फॉलो लाइन कर सकते हैं। तरह बिल्कुल हमारा मकसद नहीं है ये कहना कि वकार ज़का साहब जो कह रहे हैं वो ठीक है या गलत है, सही है, लेकिन वो एक मेजर प्लेयर है, बिल्कुल इसको है। आप इग्नोर नहीं कर सकते नहीं, पाकिस्तान बिल्कुल में। नहीं कर सकते। तो वो जो कह रहे हैं वो इससे हट के बात है, जो कि आप कह रहे हैं वो एक एक्सचेंज खोलने का ही कह रहे हैं। हाँ, वकार ज़का एक्सचेंज खोलने का कह रहा है और वो बड़े अरसे से लगा हुआ है कि एक्सचेंज को खोलने दें, और इवेंचुअली उसने जितनी ज़िंदगी में काम किया हमारे सामने उसने कर ही लिया है। तो ये एक्सचेंज वाला काम भी वो कर लेगा, आज नहीं तो 1 साल बाद कर लेगा या वो 2 साल बाद कर लेगा। और सिर्फ वकार ज़का नहीं है, अहमद मंसूर साहब हैं जो कि ब्लॉकचेन के लेक्चर दे ही जा रहे हैं और वो कोई जगह नहीं छोड़े जहाँ पे उन्होंने ब्लॉकचेन का लेक्चर नहीं दिया। तो आई एम श्योर अहमद मंसूर जैसा बंदा, वकार ज़का जैसा बंदा, या हमारे जो सिक्का जैसे हम लोग कंपनियाँ और भी बहुत सारे लोग हैं, आई थिंक StateX.com एक अभी आई है कंपनी जो कि टोकनाइजेशन कर रही है रियल एस्टेट के ऊपर, जिसके अंदर आप लो 5,000 रुपए की रियल एस्टेट खरीद सकते हैं टोकन्स के थ्रू। तो ये दिस इज ऑल गोइंग टूवर्ड्स डिजिटल एसेट्स, जस्ट मैटर ऑफ टाइम। ये हमारे जितने ऊपर जो बैठे हुए हैं ये आज नहीं तो 3 साल बाद 5 साल बाद रिटायर हो जाएंगे सारे, तो नए लोग आना शुरू होंगे। जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि ये अलाउ यहाँ पे अलाउ हो जाए। नहीं, लेकिन अलाउ नहीं इन द सेंस के फ्रेमवर्क में आ जाए। मसला फिर वही है कि ये जब रिटायर होंगे, जो अगले आएंगे वो कौन से कोई जवान लोग आ जाएंगे, आना तो फिर बाबो नहीं है। एक बाबा दूसरे बाबे को रिप्लेस करता है, क्या गारंटी है उसको भी समझ होगी कोई थोड़ी सी भी। ये तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, बट इसी वजह से लॉबिंग करनी पड़ेगी। तो टूवर्ड्स मैं हम लोग इतना एक्टिव नहीं, सोशल मीडिया पे हम लोग इतना एक्टिवली नहीं पुश करते डिजिटल एसेट्स को, बिकॉज वी नो कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। सो हम बहुत स्लोली एंड स्टेडीली जो लीगल वेज हम उनको हम उसको परस्यू कर रहे हैं, तो होपफुली देखें कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। तो ये जो मंसूर साहब का आपने जिक्र किया, वकार का जिक्र किया, ये सारे एक्सचेंज खोलना चाहते हैं, ये लोग वो PKRC लॉन्च करने में इंटरेस्टेड नहीं है जो कि आप हो। सो अगर ये ऐसे ही है कि वकार का एक्सचेंज खोलता है तो हम उसके पास जाके PKRC रखवाते हैं, जहाँ पे हम उसे कहते हैं कि आप हमारी करेंसी भी रखो। और एक्सचेंजेस का कमाने का तरीका यही होता है कि वो किसी भी टोकन को या कॉइन को या किसी भी डिजिटल एसेट को जब लिस्ट करता है अपने पास, तो वो उस चीज़ से पैसे कमाता है। तो उन एक्सचेंज का तो कमाने का तरीका ही है। अहमद मंसूर साहब जो हैं वो ब्लॉकचेन एक्सपर्ट है। सो आप जिस तरह हम सिक्का जैसी कंपनीज अहमद मंसूर साहब के पास जाके जाएंगी और उनके कहती हैं अच्छा हमने ब्लॉकचेन के ऊपर ऐसी यूटिलिटी बनानी है, हमने ये चीज़ बनानी है, तो वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो वो डेवलपर साइड के हैं, हम थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कंज्यूमर साइड की हैं, और वकार ज़का साहब जो है वो एक्सचेंज साइड के। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और ये जो सारा काम हो रहा है जो कि आप जिस तरह हम P2P पे करते हैं, USDT लेते हैं, ये एक तो ये कि वही वाली बात कि बहुत ही ग्रे एरिया है। सही है। दूसरा ये कि ये जो कर रहा है
वो एक तो जाहिर है कि वो भाग सकता है आपसे पैसे लेके। बिल्कुल दूसरी चीज़ ये है कि ये उसके लिए भी बड़ा ही कोई दिल गुर्दा और डीप पॉकेट्स वाला काम है। उसकी वजह ये है कि उसने अभी आपको रुपयों के अगेंस्ट दिया है डॉलर, सही है, और वो ठीक है कि उसने वो प्रॉब्ली इसीलिए वो 15 रुपए का मार्जिन रख के दे रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि अगर मार्जिन थोड़ा सा कम हो और जिस तरह से वॉलेटाइल है हमारी करेंसी, वो ऊपर नीचे हो, तो आपको लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। मतलब देखिए ये तो करोड़ों जो नुकसान वाली बात है, मैं थोड़ा सा इसके अंदर इस तरह से नहीं जाता, बिकॉज ये ट्रेडिंग है और ट्रेडिंग में आपको नुकसान और प्रॉफिट हो रहा होता है। सो बट अगर आपका जो नुकसान है वो टेक्निकल वजहों से हो रहा है, तो वो एक बड़ी कंसर्निंग बात है, जो कि अभी हम पाकिस्तान में फेस कर रहे हैं कि आप किसी से P2P खरीदते हो और वो P2P लेके भाग जाता है। सो ये एक टेक्निकल नुकसान है आपका, ये कोई ऐसा नहीं है कि यार बस क्रैश कर गई मार्केट। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ग्रे से निकलना हमारा बहुत लाजमी हो गया हुआ है। सो आज 5% है, कल 7% हो जाएगी, फिर 10% हो जाएगी, फिर 15% हो जाएगी, इंक्रीज ही करेगी ना। और ये जितना बैन करेंगे उतनी इंक्रीज होती जाएगी। तो आई एम ग्लैड इन्होंने बैन नहीं की हुई। इसे बैन करेंगे तो आई थिंक अंदाजा कि और ज़्यादा जाएंगे, तो इन्होंने एटलीस्ट बैन तो नहीं की हुई। मतलब मैंने रखी हुई है, आपने रखी हुई है, बहुत सारे लोगों ने रखी हुई है, हम जिनको जानते हैं। तो इससे क्लियरली मतलब है कि बैन तो नहीं है, अभी लोग यूज़ कर रहे हैं। अब बाइनेंस ने अब पाकिस्तान में अपना ऑफिस भी खोल लिया। हाँ यार, तो इस्लामाबाद में उन्होंने खोल लिया, उन्होंने 2-3 लड़के हायर किए हैं जिसकी जो पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया उनका चला रहे हैं। अगर आप देखें तो बाइनेंस की सोशल मीडिया कम्युनिकेशन सारी उर्दू में आ गई है। तो उन्होंने मतलब वो पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया, और उनका गोल भी है कि उन्होंने पूरी दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज बनना है। सो मतलब उनकी डिफरेंट है, मतलब वकार ज़का साहब की ख्वाहिश है कि उनको टक्कर देना चाहते हैं। सो ऑल द बेस्ट वकार ज़का साहब को। अच्छा तो अच्छा, फिर वही बात, हम कितने अरसे अगर हम मुंह मोड़ के रखते हैं, आंखें बंद करके रखते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, और करती है तो हमें नहीं पता, मैं सरकार के लेवल पे बात ठीक कर है। रहा हूँ, तो हमें क्या नुकसान होगा? सो ये ऐसा ही है कि जिस तरह .com बबल आया था, जिसके अंदर लोग इंटरनेट की तरफ जा रहे थे और वो इंटरनेट के ऊपर अपनी बिजनेस को शिफ्ट कर रहे थे। इसी तरह ही इसको लोग कंसिडर करते हैं फ्यूचर फाइनेंस। कंसिडर क्या करते हैं, बल्कि ये फ्यूचर फाइनेंस है। सो अगर हम फ्यूचर फाइनेंस में, और फ्यूचर फाइनेंस की जो ग्लोबल इकॉनमी बनना शुरू हो चुकी हुई, सो अगर हम उसके अंदर पार्टेक नहीं कर रहे होंगे और उसके अंदर हम एक्टिवली अपना शेयर नहीं दे रहे होंगे, तो लोग ना हमें वैल्यू करेंगे, ना हमें बुलाएंगे, ना हमें हमारे साथ कुछ डील करेंगे, हमारे साथ ना पार्टनरशिप्स करेंगे। मतलब बड़ी एक बहुत हम फिर वही बात है, ग्रे एरिया में आप हैं, तो आपकी तरफ वो आंखें नहीं करेंगे। पे पहला मिस आउट करके, और अब पेपैल मिस आउट करके, तो बस रीज़न यही है कि बस हमने वो जो शुरू में इकॉनमी जो डिजिटल बन रही थी, हमने उसके अंदर हिस्सा नहीं लिया हमने, और बस फिर फारग हो गया। तो ये इसी तरह ही है कि हम फारग हो जाएंगे। और वही बात, हम नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, लेकिन आपने काफ़ी ज़्यादा लोगों से मुलाकात की, एक दो से मैंने भी आपके बिहाफ पे की, और मुझे तो बिल्कुल शुबा भी नहीं किसी ने होने दिया कि वो इंटरेस्टेड है। आपके साथ भी यही हुआ है कि बिल्कुल किसी को कुछ नहीं पता, ना कोई इंटरेस्ट, ना कोई लेना देना? सो पीपल टेंड टू नो कि उनको क्रिप्टो की नो हाउ है, बहुत अच्छी है, और जिसके बेसिस पे वो कहते हैं कि यार ये सही चीज़ नहीं है। मतलब 90% लोगों का यही है कि यार ये, और लोगों की अगर ऑनेस्टली बताएं तो फटती है, और कोई रीज़न नहीं है इसके अंदर कि उनको, क्योंकि ये बड़ा फियर है इससे, और फियर ऑफ अननोन होता है कि ये क्या चीज़ है, देख नहीं सकते भाई हम। मतलब हम देख नहीं सकते, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, बस आप थोड़े से उसमें से थोड़े से, वो मुझे वर्ड नहीं आता रहा, लेकिन आप थोड़े से इग्नोरेंट हो उसमें। सो तो इस वजह से मैंने उन लोगों को समझाना ही छोड़ दिया कि मैं ना उनका मीटिंग करता हूँ, और वो मेरे से कहते भी हैं कि अच्छा मुझे बताओ क्या होता है। तो एक दफ़ा मुझे एक बंदे ने फ़ोन किया, और बड़ा एक पोटेंशियल इन्वेस्टर था, और मुझसे बात कर रहा, उसने कहा मुझे ब्लॉकचेन समझाओ क्या है फ़ोन पे। तो मैं 10 मिनट जब फ़ोन में बात करता रहा, तो मुझे फ़ोन पे रियलाइज़ हो गया यार मैं तो समझा ही नहीं सकता इसको। तो मैंने कहा कि बस मैंने रैप अप की कॉल को, और मैंने कहा कि यार अच्छा ये एक्सप्लेन करने से बेहतर है कि आप एक्शन में आ जाओ, और फिर लोग खुद ही जब होता हुआ देख लेंगे तो शायद वो आपकी बात को समझ लें। अब तो वो NFTs के ऊपर आर्ट भी बिक रहा है ना, मतलब हाँ, वो बिल्कुल। NFTs बन रहे हैं। हाँ। वो अब जो आपके ख्याल में जो वो एक मीम थी कि ही इज़ नो लॉन्गर माई बेस्ट फ्रेंड, एंड वो उसकी कुछ ऑक्शन हुई थी हाँ, कुछ अर्सा हाँ। पहले, और वो बिकी, तो उसमें से एक साइजेबल चंक उस हाँ। बंदे को भी आया होगा जिसने वो मीम बनाई थी। सो मोस्ट प्रॉब्ली उसको आया होगा, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसकी ट्रांजैक्शन को किसी तरह वेरीफाई करूं कि कहाँ हुई है ये ट्रांजैक्शन,
बस न्यूज़ में ही आया था, मैंने आर्टिकल्स वगैरह पढ़े, शायद लंदन की कंपनी है जिसने एनएफटी बनाया था और उसने लॉन्च किया था और कोई एक हाइप अप पकड़ने की कोशिश की थी उसने, लेकिन बिक भी गई थी। तो ये ऐसी है कि यार मैं एनएफटी बनाऊं और मैं आपको 5 लाख रुपए दूं और आपको वाली भाई जरा एनएफटी तो खरीद लेना। तो अब एनएफटी 5 लाख की तो हमारे पास लेजर में आ गई है, तो 5 लाख की किसने खरीदी है, अब वो 5 लाख की 6 लाख की बिकेगी तो आपको भी फायदा मुझे भी फायदा। तो ये और एग्जैक्टली वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसे ही डील करता है। मतलब एग्जैक्टली तो ये ऐसे ही है। तो एनएफटीज हमारे मुल्क में वैसे आर्ट को इज्जत नहीं दी जाती, तो ये एनएफटीज के अंदर आर्ट बेचने की तो ये मोस्ट प्रॉब्ली लोगों का जो एनएफटी का जो एजेंडा है ये पैसे के पीछे भाग लेगा। और ये मुझे थोड़ी सी एनएफटी बहुत ट्रिकी लगती है इनफैक्ट, क्योंकि इसमें आप पैसे ज्यादा गवा सकते हो, लेकिन फिर भी ये है हकीकत, इससे आप मुंह नहीं चुरा सकते। बिल्कुल नहीं चुरा सकते है। अब ये एग्जिस्ट करता है और ये बल्कि अगले काफी साल तक ये रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अगर हमेशा के लिए नहीं भी रहेगा तो अगले बहुत सारे साल तो ये है। और आप देखिए जो मेटावर्स के अंदर जा रहे हैं, जो मेटावर्स है, तो उसके अंदर आप एनएफटी के थ्रू आप लोग अपने अगर आपने रोब्लॉक्स खेली हो गेम, या अगर आपने वैलोरेंट खेली हो, या आपने डोटा खेली हो, या आपने कोई भी ऐसी गेम खेली हो जिसके अंदर आप अपनी प्लेयर की स्किन्स खरीदते हैं, या अपनी प्लेयर्स की गन्स खरीदते हैं, या अपनी प्लेयर का एक्शन खरीदते हैं, सो आप जो खरीद रहे होते हैं तो वो बेसिकली आप डिजिटल एसेट एक्वायर कर रहे हैं। सो उन एसेट्स की तो मुझे समझ आती है और उन एसेट्स को आप फिर मेटावर्स के अंदर यूज कर सकते हैं। लेकिन जो आप मीम की बात करें, जो उसकी एनएफटी बनी हुई है, तो वो ऐसे ही हो सकता है कि मेटावर्स बनी हुई है, आपने गॉगल्स पहनी और एक कमरे में गए तो बहुत बड़ा एक पोस्टर वो एनएफटी का उसका लगा हुआ था, तो आपका दिल अगर आपने कहा ये मुझे दे दो, ये कमरा मैं खरीद रहा हूँ एक कमरे के अंदर। तो ये बेसिकली इस तरह बाइंग सेलिंग होती है। अच्छा, इससे ज़रा थोड़ा सा हट के, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी इंटरेस्टिंग है कि कुछ अर्से पहले तुम वो भी बना रहे थे, बल्कि अभी भी वो बनाई हुई है, वो तुम्हारी जो म्यूज़िक की ऐप है। बिल्कुल। अच्छा, वो म्यूज़िक की ऐप पे भी इवेंचुअली प्लान यही है कि उस पर स्ट्रीम्स के अगेंस्ट आर्टिस्ट को पैसे मिला करेंगे। हाँ। अच्छा, और वो भी तुम करने की कोशिश कर रहे थे थ्रू वर्कर डांस, बिल्कुल थ्रू डिजिटल एसेट्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि अब से अगर आपको डिजिटली मोनेटाइजेशन करनी है तो उसका सबसे इफेक्टिव तरीका यही है। बिल्कुल यही है। बट मैं जब उसके अंदर घुसा तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपने बंदों को या अपने यूजर्स को मैं अपना टोकन तो दे दूंगा, लेकिन वो मेरे टोकन का क्या करेंगे। मतलब वो हम कोई यूएसए में तो बैठे हुए नहीं है, हम सिंगापुर में तो बैठे हुए नहीं है जहाँ पे लोग कहेंगे अच्छा जी बड़ी फिट कंपनी है, इसका टोकन लेके रख दो। तो जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने गाना चढ़ाया उसके ऊपर और आपने फॉर एग्जांपल 15 टोकन अर्न कर लिया, वो 15 टोकन को आप क्या करोगे। उस चीज़ की जद्दोजहद में मैं घुसते आई फिगर्ड आउट कि ब्रो ये तो इधर तो सीन ही नहीं है। वो ग्राउंड जीरो से आपको एक खड़ा करना पड़ेगा। तो अगर मुझे वर्क जो हमारी ऐप है उसके ऊपर अगर मैंने आपको कन्वर्ट करके भी उसको पैसे दे रहे तो मुझे एक्सचेंज बनना पड़ेगा, राइट। वो मुझे एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो वो उसी चीज़ के पीछे पड़ेंगे। आप एक दफा फ्रेमवर्क तो बनाओ यार कि अच्छा आप ऐसे ऑपरेट करो इस चीज़ के अंदर। फिर आप उसके अंदर म्यूजिक बनाओ, फिल्में बनाओ, आप PKRC बनाओ या आप NFTs बनाओ, वो फिर आप खुली छूटे उसके अंदर। बिल्कुल। इसको मतलब अगर तो कोई चीज़ रह गई है जो आपके ख्याल में ज़रूर डिस्कस होनी चाहिए तो प्लीज़ कर लें, वरना मैं इसको इस तरह से रैप अप करना लगा हूँ कि वो हमारे एक दोस्त हैं अनवारुल हक, को एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देते हैं। और वो एग्जांपल ये है कि दुनिया में स्टीम इंजन आया तो वो किसी मुल्क के पास 50 साल पहले आ गया, किसी के पास 100 साल बाद आ गया। तो वो जाहिर है जिसके पास 50 साल पहले आया उसकी ज़िंदगी तेज़ और आसान हो गई 50 साल पहले कंपेयर टू अदर्स, लेकिन इवेंचुअली जब दूसरों के पास भी आ गया तो फिर वो इक्वल हो गए। एंड दिस गोज़ फॉर एवरीथिंग एक्सेप्ट AI फर्स्ट, क्योंकि AI में ये हुआ है कि जितना आप डाटा डालते जाओगे सिस्टम के अंदर उतना ज़्यादा वो शार्प होता जाएगा। तो जिसने डाटा आज से डालना शुरू किया है और जो डाटा 5 साल बाद डालना शुरू करेगा वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे, वो रेस में आगे निकल गए हैं। तो ये भी शायद एक वैसी चीज़ है कि मतलब ये डिजिटल फाइनेंस, अगर फिर वही बात है, अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है, फ़ायदे कम है नुकसान ज़्यादा है, जो भी है हमने इसमें आना है। और वही बात, इसके जो भी नुकसान हैं या हो सकते हैं उनको कैसे केटर करना है ये भी तभी पता लगेगा जब हम इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर एक फ्रेमवर्क बनेगा लीगल और वो सरकार उसको सुपरवाइज करेगी। अगर आप जिस तरह आपने स्टीम की बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, तो वो थर्ड इंडस्ट्री रेवोल्यूशन थी। वो थर्ड इंडस्ट्री रेवोल्यूशन में जब हुई तो हमने बैंडवैगन ज्वाइन की। फिर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई जिसके अंदर आप
रोबोटिक्स है और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो थी, हमने वो भी मिस आउट कर दी बिकॉज हम इम्पोर्ट लेड इकॉनमी है। तो हमने तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया ना, हमने कहा नहीं है जी, हमने फैक्ट्रियों में ध्यान नहीं देना और जो भी करना हमने इम्पोर्ट चाइना से इम्पोर्ट करके हम उसमें जाएंगे। अब ये 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जिसके अंदर ब्लॉकचेन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मेटावर्स है। सो हमारी हिस्ट्री तो यही कहती है कि हम इसको इस दफ़ा फिर छुट्टी करा देंगे और हम इसको कोई 50 साल बाद जाकर हम कहेंगे नहीं यार ये सही कह रहे थे। बट हमारी तो पूरी यही कोशिश है कि हम इस दफ़ा ना मिस आउट करें और हम ग्लोबल इकॉनमी का पार्ट रहें इस चीज़ के अंदर। और हम जब जब ग्लोबल इकॉनमी का हम पार्ट रहेंगे तो 2 वे चलेगा ना काम, कि वहाँ से इधर आएगा, इधर से उधर जाएगा, इधर से उधर जाएगा, इधर से उधर आएगा। बट अगर हम ऑलरेडी ग्रे एरिया के अंदर रहेंगे तो फिर वो हमें, मतलब आप एक ग्रे एरिया, तो मतलब तभी उसका नाम ही ग्रे एरिया, कि आपकी तरफ कह रहे हैं यार ये ग्रे है, ये इसका कोई सीन नहीं है अभी, पहले लेट देम डिसाइड कि ये क्या करना चाहते हैं, उसके बाद हम और इसके अंदर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम अपने डिजिटल एसेट्स के थ्रू जो हमारी पेपैल की जो पाकिस्तान की ख्वाहिश है, बड़े आराम से ये भी पूरी कर सकते हैं। बिकॉज पेपैल ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसीज ओन करता है, मतलब फैसिलिटेट करता है अपने यूजर्स को कि वो क्रिप्टो करेंसी उनसे बाय सेल कर सकें। और उनका पाकिस्तानी रुपये से भी, उनका या फैटफ का भी पाकिस्तानी रुपये से यही है कि आप लोगों के ऊपर जो करेंसी की जो डीलिंग है इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही मनी लॉन्ड्रिंग होती है और जो टेरर फाइनेंसिंग होती है। खैर हमारी हुकूमत ने काफ़ी तक कार्व डाउन कर लिया हुआ, लेकिन पेपैल तक ये न्यूज़ पहुँचते पहुँचते कोई एटलीस्ट 5 साल लग जाएंगे उनको। बट हम क्रिप्टो, क्योंकि एक ओपन सोर्स एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप ब्लॉकचेन्स बनाकर आप ट्रांसपेरेंट रख सकते हो, कोई भी कुछ भी कर सकते हो। और जैसे आपको बताया कि 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, तो ये सिर्फ ब्लॉकचेन अकेली कुछ भी नहीं कर सकती। तो इसके अंदर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालनी पड़ेगी, जिसके अंदर आप साइबर क्राइम की जो डॉस अटैक्स होते हैं आप उनको रोकोगे। आपकी मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं, तो मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर आइडेंटिफाई आप एक एक यूज़र बिठा के तो नहीं आप कर सकते ना कि आप अच्छा जी ये 5 लाख रुपये अली ने भाई ने इसको भेजे या इसने अमजद ने इसको भेजे, इस तरह नहीं हो सकता। बट आप अपने AI को ट्रेन करते हो डाटा के थ्रू कि यार अगर इस तरह की कोई ट्रांजेक्शन आती हैं तो आप हमें नोटिफाई करो। सो AI, ब्लॉकचेन, मेटावर्स की बड़ी हैंड टू हैंड जाती हैं और हम इन तीनों में से हमें आई थिंक फ्यूचर में मिस आउट नहीं करना चाहिए। और मुझे तो हमेशा ये लगा है कि हमारी वाट जो लगती है और हमें बाद में एहसास भी होता है, कुछ लोग होते हैं माशरे में जो चीख चीख के कह रहे होते हैं कि वो ये नवी शहर नू फाड़ लो, लेकिन वही बात है हुकूमत कहती है कि बस साड़ी बुला तो और हम शोर ही नहीं मचाते। तो वो इस दफ़ा और तो हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि शोर मचाएं और हुकूमत को पाबंद करें कि वो कोई कमेटी ऐसे लोगों की बना दे जिसको कुछ थोड़ी सी नो हाउ हो इस बारे में और वो कोई हमारे लिए अच्छे फैसले ले सकें, बजाय इसके कि फिर वही उधर भी बाबे बिठा देने हैं जिनको पता ही कख नहीं और वो आके बस। मेरा तो फुल प्लान है कि शोर मचाने से मेरा इस दफ़ा मतलब प्लान है कि लॉबी करनी चाहिए। म्यूज़िक एक बहुत बड़ा एक टूल है जिसको मैं यूज़ करना चाहूँगा, अभी मैं आगे फ्यूचर में यूज़ करूँगा, जिसके अंदर हम डिजिटल एसेट्स के मतलब डिजिटल एसेट्स के बारे में अगर हम गाने बनाएं या बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आउटलेट करें, फिल्म बना सकते हैं। तो मेरा फुल प्लान है कि अगले 3-4 सालों में कोई इस तरह की हमें लॉबिंग करनी पड़ेगी जिधर आप एटलीस्ट हुकूमत को बता सकते हो कि यार ये। और मैं कहने की हुकूमत को बताने से तो कोई फ़ायदा नहीं, हुकूमत को ऑलरेडी पता है यार। मतलब पहले मैं हुकूमत को बेवकूफ़ समझता था, लेकिन मुझे अब अंदाज़ा हो कि ये कोई बेवकूफ़ नहीं, ये सही सही लोग बैठे हैं, उनको पूरा अंदाज़ा है, बस ये थोड़ा सा घबरा रहे हैं किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने में। तो अगर हम लोग रेडी हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तो फिर थोड़ा सा इनको भी ज़रा एक स्टेप आगे आना चाहिए। इंडिया के साथ तो कह रहे हैं कि 1 कदम आगे आप आओ तो हम 2 कदम, तो इधर घर में भी बैठे रहे वॉइस चॉइस, उनको भी थोड़ा सा आप अलाउ करोगे तो हम भी इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे यार। अच्छा वही मैं आपसे यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ रखता हूँ, मेरे ख्याल में डफर है, लेकिन वही बात है कि गुमान अच्छा रखना चाहिए आपका, उनके बारे में अच्छा गुमान है तो गुड फॉर यू एंड देम। सही है यार, सही। मतलब बात ये कि आप ऐसे सीनियर है मेरे से तो मैं आपकी बात को एग्री करूंगा कि ये डफर तो बैठे हुए हैं, बट कुछ आई थिंक कुछ लोग हैं जो कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, बस वो पिन पॉइंट करके उन तक पहुंचने वाली बात है कि आप उन तक पहुंच जाओ तो वो आपका शायद वो कुछ सफल करते हैं आपको। चले तो आप भी अब से जिस खाने की टेबल पे बैठे हैं, जिस ड्राइंग रूम में बैठे हैं, जिस थड़े पे बैठे हैं, आपने शुरू हो जाना है। सब कुछ आपको नहीं पता होगा, हमें भी नहीं पता, लेकिन जितना आपको पता है आपने दूसरों को बता देना है थोड़ा सा, फिर वो खुद रिसर्च करेंगे, वो फिर आगे बताएंगे और इतना ज़्यादा शोर मचाएं कि वो जो हर चीज़ पे हम पाबंदी लगा देते हैं ना,
तो इस पे पाबंदी ना लग सके, बल्कि इसको हुकूमत अपने ज़ेरे साया ज़ेरे निगरानी इसको करना शुरू कर दे, और उसमें फिर एक्सपर्ट्स हमें जितने मिलेंगे उनके तहत हम जितना बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और बहुत ज़्यादा शुक्रिया, हम आज बहुत ज़्यादा बोले हैं और हमने हालांकि जुगतें भी नहीं की, तो जो बैठा रह गया एंड तक उसकी अजमत को सलाम। थैंक यू।